Hello all. Welcome to the video lecture series of integrated circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 1. हम इस लेक्चर में क्या शुरू करने वाले हैं, हम एक नया सब्जेक्ट है बेसिकली आईसी जिसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और मैं जो स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट नंबर 2 जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ अवर दिस सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट. यहाँ पे जितने भी हम लोग सर्किट पढ़ेंगे लाइक आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट. तो यहाँ पे जितना भी हम आईसी पढ़ेंगे, जो भी हम आईसी पढ़ेंगे दैट विल बी विद द यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज एन ओपन. ओके, सो हम इसका यूज करके सारे के सारे सर्किट पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक आना बहुत जरूरी है. एंड देन we will study some application on your operational amplifier like inverting amplifier क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, हम ये सब चीजें कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एज द नेम डिफाइंड देयर टू वर्ड्स. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है हमारा ऑपरेशनल, एक है हमारा एम्पलीफायर. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है. एम्पलीफायर का मतलब कि जो एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी चीज को एम्पलीफाई करे. एम्पलीफाई बेसिकली क्या होता है, एम्पलीफाई होता है मैग्नीट्यूड. एम्पलीफाई क्या होता है, एम्पलीट्यूड, और वी कैन से दैट इज मैग्नीट्यूड. एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड. ओके, सो एम्पलीफाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड. ठीक, सो एक एम्पलीफायर मेरे मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीफायर. बट यहाँ पे वर्ड ऑपरेशनल और लगा हुआ है. नाउ व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल. ऑपरेशनल का मतलब है कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होंगे. एम्पलीफायर तो होगा ही होगा, एम्पलीफाई तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय दिस डिवाइस. So that's why it is called an operational amplifier. Okay, so मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि it is a high gain direct coupled high gain amplifier. ये डायरेक्ट कपलिंग का वर्ड अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक आपके लिए समझिए हाई गेन एम्पलीफायर. दिस इज अ एम्पलीफायर which can be used to amplify as well as DC and AC input signals. So DC और AC दोनों का एम्पलीफाई कर सकता है. ठीक है, It is mainly used for mathematical operations like addition है, subtraction है, multiplication है, integration है, so many, and hence name operational amplifier. तो जैसा कि मैंने नाम के लिए बोला operational amplifier क्यों बोलते हैं, because it will amplify as well as perform some mathematical operation. That's why we called it operational amplifier. Okay, next सिंपल से एक रिव्यू के लिए मैंने यहाँ पे रखा है. यहाँ पे मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बिकॉज आपने पहले भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर और सेकंड ईयर में स्टडी किया है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक रिव्यू भी हो जाएगा और एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक ब्लॉक डायग्राम कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन कौन से ब्लॉक्स अवेलेबल है. तो जैसे कि मैंने बात की दिस इज एम्पलीफायर. तो एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, एक स्टेज भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेज भी हो सकती है. मींस दे आर मल्टीपल स्टेजेस. यहाँ पे पहले एम्पलीफाई, ये भी स्टेज एम्पलीफाई कर रही है, ये स्टेज भी आपको एम्पलीफाई कर रही है, ये स्टेज भी एम्पलीफाई कर रही है, लाइक सो ऑन. तो दे आर मल्टीपल स्टेज. एम्पलीफिकेशन जो परफॉर्म होता है मल्टीपल स्टेज में होता है. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर बेसिकली जो एम्पलीफायर स्टेज है वो तीन है. कौन कौन सी, एक है हमारे पास इनपुट स्टेज, एक है हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज, एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट स्टेज. बेसिकली दीज थ्री स्टेज आर एम्पलीफायर्स. ये तीनों के तीनों एम्पलीफायर का काम करते हैं. ठीक है, तीनों एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो नाउ जो मैंने यहाँ पे बात की थी दिस इज अ डायरेक्ट कपल्ड. तो डायरेक्ट कपलिंग का मतलब होता है कि एक स्टेज से, ये देखिए यहाँ पे इनपुट स्टेज से आउटपुट सेकंड स्टेज पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपलिंग. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपल्ड. ओके, सो इस डायरेक्ट कपलिंग की वजह से इसका गेन इतना हाई हो जाता है कि इंटरमीडिएट स्टेज के बाद जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिग्नल आपको कैसा मिलना चाहिए. अगर सिग्नल ये है आपका बेसिक सिग्नल, तो आपने बोला एम्पलीफाई होके कहाँ मिलेगा, एम्पलीफाई होके ही मिलेगा. दिस इज द एम्पलीफाइड वर्जन. बट सिग्नल क्या होता है, एम्पलीफाइड वर्जन जो होता है वो अपने जीरो लेवल को छोड़ देता है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है. इस जीरो लेवल को उसने छोड़ दिया, तो इस सिग्नल को वापस जीरो लेवल पे लेके आने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज. दिस इज द वर्किंग ऑफ लेवल शिफ्टिंग स्टेज. तो ड्यू टू दिस डायरेक्ट कपलिंग हमारा गेन इतना हाई हो जाता है कि सिग्नल अपने जीरो एक्सेस लेवल को छोड़ देता है और वो ऊपर निकल आता है. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज.
तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज आपके सिग्नल को वापस से जीरो लेवल पे लाने का काम करती है. And then the last one is your output stage. Output stage is nothing but your push-pull amplifier. If you remember, push-pull amplifier, push-pull. So this is basically a combination of NPN. This is basically a combination of NPN and PNP transistor. So यहाँ पे ये बुलाता है कि जब नेगेटिव इनपुट आता है तो उसे कौन एम्पलीफाई करेगा? उसे PNP ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा. और जब पॉजिटिव इनपुट आएगा तो उसे कौन एम्पलीफाई करेगा? तो उसे NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा. So basically this stage will amplify both your negative as well as positive input. That's why it is called a push-pull amplifier. Okay, then here you will get the final output. Okay, so this is simple basic block diagram जिसमें हम बात कर रहे हैं कि की सारी stages जो हैं वो यहाँ पे amplification करती हैं. Direct coupling की वजह से gain इतना high हो जाता है. That's why we need this level shifting stage. Okay, now one of the main difference in your operational amplifier is the inputs. Now there are two types of input applied in your operational amplifier. What are those input? Those inputs are inverting input and non-inverting input. Now what does that mean? It means that अगर यहाँ पे भी कोई आप input apply करते हो तो inverting का मतलब है कि ये signal amplify तो होगा ही होगा, बट साथ के साथ इसका फेज भी चेंज हो जाएगा. फेज चेंज का मतलब है सपोज मैं यहाँ पे +2 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे -5 वोल्ट मिला. दैट मीन्स 2 से 5 क्या हुआ? एम्पलीफिकेशन. बट यहाँ था पॉजिटिव और यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव. तो दैट इज कॉल्ड फेज चेंज. तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? इन्वर्टिंग इनपुट की वजह से, क्योंकि मैंने इनपुट कहाँ अप्लाई किया है? इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया. सिमिलरली अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की बात करूं और मैं यहाँ पे +2 वोल्ट अप्लाई करता तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलता है वो मिलता +5 वोल्ट. यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. ओके, सो बेसिकली ऑप एम्प के अंदर दो हमारे इनपुट होते हैं, एक हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, एक हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. और अगर दोनों पे इनपुट अप्लाई होगा तो उस केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो हमें यही जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इन्हीं की एप्लीकेशंस को इसी की एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे कि ऑप एम्प का यूज कर करके हम कौन कौन से सर्किट को जनरेट कर सकते हैं. सो आई थिंक आपको ब्लॉक डायग्राम क्लियर हुआ होगा. दिस इज सिंपली इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम. नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा आपको यूज होगा वो है डायग्राम ऑफ योर ऑप एम्प. ठीक है, सिमेट्रिक डायग्राम बोल सकते हैं आप, सिंबल बोल सकते हैं. दैट इज आल्सो कॉल्ड द सिंबल, कि सिंबल ऑप एम्प का क्या होता है. तो सिंबल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सिंबल, ये आपका सिंबल है ऑप एम्प के अंदर. ठीक है, ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया. दिस इज ऑन टर्मिनल 2, दिस इज ऑन टर्मिनल 3. एक हमारे को सप्लाई चाहिए होती है फॉर एवरी डिवाइस फॉर द वर्किंग, और एक है हमारे पास ग्राउंड. दिस इज -V सप्लाई एंड दिस वन इज द आउटपुट. तो मेनली 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो इजिली रिमेंबर हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए. व्हाट इज दैट? वन इज रिक्वायर्ड, वन इज इनपुट, वन इज द आउटपुट एंड सप्लाई एंड ग्राउंड. तो ये चार चीजें हमेशा सर्किट में नेसेसरी होती हैं, तो वही चार चीजें आपके यहाँ पे लगी है. ये सिंबल आपका हर जगह यूज होगा, हर एक सर्किट में जहां भी मैं सर्किट बनाने वाला हूँ वहां पे यही ऑप एम्प यूज करने वाला हूँ. तो ये सिंबल बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी जरूरत पड़ती है जिसका हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द आईसी डायग्राम और वी कैन से पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. बेसिकली इट इज अ 8 पिन आईसी. दिस इज अ 8 पिन आईसी 1 2 3 4 5 6 एंड 8. तो 8 पिन्स आर देयर और 8 पिन में से दिस इज योर 2 नंबर जो हमने पीछे भी रिप्रेजेंट किया था, दैट इज योर इन्वर्टिंग इनपुट. नंबर 3 इज योर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. नंबर 7 इज योर सप्लाई. नंबर 4 इज योर ग्राउंड. नंबर 6 इज योर आउटपुट एंड there are 3 other pins are remaining जिसकी हमें जरूरत पड़ती है. तो वो 3 पिन कौन कौन से हैं? नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट कनेक्टेड, अभी तक इसका कोई यूज नहीं आया है. और अगर 1 ऑफ 5 की आप बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द नल ऑफसेट. दिस इज कॉल्ड नल ऑफसेट. नल ऑफसेट क्या है? बेसिकली नल ऑफसेट का मतलब होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑप एम्प आईसी के अंदर कि सपोज आपने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करा यहाँ पे, बट तब भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा हो. तो उस केस में आप इसे क्या बोलोगे? एरर जनरेट हो रही है. अब इस एरर को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा 1 और 5 पिन है इसमें हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं. इसकी हेल्प से हम एक इनपुट वोल्टेज इसके बीच में अप्लाई करते हैं जिससे हमारा ये जो आउटपुट एरर आ रहा है दिस विल बी नेग्लेक्टेड और दिस विल बी कैंसल आउट. ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ इनपुट पिन नंबर 1 एंड इनपुट पिन नंबर 5. दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड null offset. To null the output offset voltage, that is called the error voltage. Okay,
सो दिस इज सिंपली आईसी डायग्राम जो आपको कहीं अगर बनाने को आ जाता है, वैसे तो आपको याद रखना है, बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिकल या उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आईसी आपको मिलेगी और आईसी में किस पिन पे हमें क्या इनपुट कनेक्ट करना होता है, क्या वैल्यू कनेक्ट करनी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप-एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी. दैट इज द नंबर इज 741. ठीक है, एज यू नो ईच आईसी को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसका नंबर क्या है 741, 7 4 and 1. Correct? So this is the basic of your operational amplifier कि उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है और पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. अब जो मेनली हमें स्टार्ट करना है वो करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशन. ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ओके, तो सेम चीज है, मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दे रहा हूँ. दिस इज अवर ऑप-एम्प सिंबल. एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है. सबसे पहले आपने लगाया आउटपुट, ठीक है. देन उसके बाद दो इनपुट टर्मिनल हो गए आपके, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग. एक हमारा हो गया सप्लाई VCC और एक हमारा हो गया ग्राउंड दैट इज योर -V. ओके, नाउ अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है दिस इज कॉल्ड ओपन लूप, बिकॉज यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है. आपने फीडबैक पढ़ा है, फीडबैक क्या होता है, जब हम आउटपुट से कुछ पार्ट इनपुट की तरफ अप्लाई करते थे, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक कंडीशन. दैट इज कॉल्ड द फीडबैक कंडीशन. सो यहाँ पे अभी तक ये ओपन लूप है, बट हम ओपन लूप एनालिसिस नहीं करेंगे. हम यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर लगाते हैं. दिस इज योर फीडबैक रजिस्टर, जो कि आपका इन्वर्टिंग इनपुट से आउटपुट एंड की तरफ अप्लाई होता है. दिस इज योर फीडबैक रजिस्टर. इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लिखते हैं, RF फॉर अवर रिमेम्बरिंग, कि R मतलब रेजिस्टेंस, F मतलब फीडबैक रजिस्टर. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड feedback resistor. This is basically called feedback resistor. Okay. Similarly, एक हमारा इनपुट साइड पे एक रेजिस्टेंस होता है. दिस इज कॉल्ड द R1 रेजिस्टेंस, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस. ये अभी तक इनपुट रेजिस्टेंस. ठीक. सो अब ये जो मैंने यहाँ पे सर्किटरी ड्रॉ करी है, ये सर्किटरी आपकी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में यूज होती है. दैट इज द सिंबल. वन इज द RF फीडबैक रेजिस्टर एंड वन इज द इनपुट रेजिस्टेंस R. ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन कि मुझे इसको क्या बनाना है, मैं इस सर्किटरी में इनपुट अप्लाई करूंगा. जैसे कि यहाँ पे जो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म करनी है, दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ओके, तो दैट मींस मेरा इनपुट कहाँ पे आएगा, मेरा इनपुट आएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल में. अब इन्वर्टिंग कौन था, नेगेटिव टर्मिनल. जी हाँ, नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो दैट मींस अगर मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फॉर्म करना है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एक इन्वर्टिंग वोल्टेज, यानी कि एक इनपुट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड VI. और ये जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बचा है, इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड. इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड. तो दिस सर्किट बिकम्स नाउ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और वी कैन से दैट दिस कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म्स या बिहेव्स एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ओके, सिमिलरली जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे तो बेस सर्किट आपका इतना कॉमन रहेगा, दिस R1 अप टू RF एंड दिस ऑप-एम्प एम्पलीफायर. बट ये जो इनपुट सप्लाई है या मुझे कहाँ पे अप्लाई करनी है, चेंज हो जाएगा. जैसे अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग की बात करूँ, इफ आई वांट टू मेक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होगा, ये जो सप्लाई है दिस विल बी अप्लाई टू द दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड, नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. सो यही चीज हमें आगे आगे देखनी है कि बेसिकली सर्किट को हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो ये मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो कि मैंने भी आपको समझाया. दिस इज माय ऑप-एम्प सिंबल, सप्लाई, ग्राउंड, आउटपुट. दिस इज माय फीडबैक रजिस्टर RF एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस इनपुट R1. इनपुट सप्लाई हमने कहाँ अप्लाई करी, नेगेटिव टर्मिनल पे, और पॉजिटिव एंड हो गया हमारा ग्राउंड. तो दिस बिकम्स माय इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब ये मैं तो बोल रहा हूँ कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, बट अब हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा. इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, मैं इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोल रहा हूँ. विल दिस कॉन्फ़िगरेशन वर्क एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो हम ये चीज ड्राइव करेंगे. ठीक है. दूसरा, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, दिस टाइप ऑफ सर्किट, ये सर्किट आपको गिवन दे दिया जाए पेपर के अंदर और पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए. ठीक है. सो दोनों ही केस में ये आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिफाइन करने के लिए आ रहा है. देन यू हैव टू मेक अ सर्किट लाइक दिस. आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेशन. सो अब क्योंकि आप पहला सर्किट करने जा रहे हैं, तो यहीं पे अपने आप का बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि हम किसी भी ऑप-एम्प के अंदर जब भी मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो उसके केवल दो ही स्टेप होते हैं. उसके केवल 2 स्टेप्स आर देयर. ओके, कौन कौन से स्टेप हैं. सबसे पहला होता है वर्चुअल ग्राउंड कैलकुलेशन. वर्चुअल ग्राउंड की वजह से
वर्चुअल ग्राउंड की वजह से आपके इस नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, या आप वर्चुअल ग्राउंड को भी यहाँ पे कट कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज द वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, सो अब ये नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कैसे होती है, ये कैलकुलेट होती है, कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है कि ये हमेशा ऑप एम्प के जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो गैप है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी ऑलवेज 0 वोल्ट का मतलब होता है कि ऑप एम्प के अंदर, अगर मैं ऑप एम्प की बात करूं तो ये जो ऑप एम्प के टर्मिनल है इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, दोनों केस में कोई करंट फ्लो नहीं करती। दैट मीन्स जो भी डायरेक्ट इनपुट टर्मिनल आपके ऑप एम्प पे कनेक्टेड है वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो ना करने की वजह से यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं दिस पॉजिटिव टर्मिनल पे 5 वोल्ट है तो नेगेटिव टर्मिनल पे कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि वॉट एवर द वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल उसको हम नेगेटिव टर्मिनल पे मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे इस नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज चाहिए। सो नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज भी कहां से, जहां से हम ये फीडबैक रेजिस्टर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज लेट कर लिया VA। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA इज इक्वल टू 0 वोल्ट, बिकॉज VA किसके इक्वल होगा, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है, 0 वोल्ट। तो VA कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ जो सबसे पहली लाइन आती है वो आती है आपकी VA इज इक्वल टू 0 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। ओके, क्लियर। पहला स्टेप ऑलवेज, जब भी, अभी तो ये फर्स्ट सर्किट है, बहुत सारे सर्किट आगे करने वाले हैं जिसमें हमें यही स्टेप बार बार रिपीट करना है कि वर्चुअल ग्राउंड की वजह से सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल इनपुट पे क्या वोल्टेज अप्लाई हो रही है। देन सेकेंड स्टेप इज अप्लाई KCL एट नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट सेकेंड स्टेप कि मुझे KCL अप्लाई करना है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब KCL क्या होता है, KCL अगर मैं इस नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई करता हूं तो जैसा कि मैंने बोला KCL क्या होता है, KCL होता है सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सम ऑफ ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। ठीक है, तो अब अगर हम इस नोड की बात करें तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई करंट एज्यूम नहीं की थी। नाउ आई एज्यूम द करंट कि यहाँ पे सपोज कितना करंट आ रहा है, I1, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, I2। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बोला ऑप एम्प के अंदर जो ब्रांच जा रही है उसमें कोई करंट नहीं जाता, दैट मीन्स यहाँ पे कोई करंट नहीं है, नेगेटिव करंट इज देयर। सो यहाँ पे आपका कोई करंट नहीं है, तो दैट मीन्स इस नोड पे केवल दो ब्रांच कंसिडर होंगी, वन इज I1 and the outgoing branch is I2. So I can simply apply the KCL and said I1 is equal to I2. Okay, I1 इनकमिंग करंट किसके इक्वल है, I1 इनकमिंग करंट आपका I2 के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू लिखनी है। तो करंट की वैल्यू हमेशा कैसे लिखेंगे, करंट की वैल्यू लिखेंगे इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इंपेडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियल वोल्टेज क्या है मेरी VI, फाइनल वोल्टेज क्या है VA। इस पर्टिकुलर ब्रांच पे इनिशियल वोल्टेज इज VI, फाइनल वोल्टेज इज VA डिवाइडेड बाय R1। सो VI माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, सिमिलरली I2 के लिए आप लिखेंगे, I2 के लिए क्या हो जाएगा, VA माइनस फाइनल वोल्टेज इज V0 डिवाइडेड बाय RS। तो VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय RS। Okay, then as we know VA is equal to what, VA is equal to 0. So आप VA is equal to 0 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, VA is equal to 0, this equation becomes VI by R1 is equal to minus V0 by RS. Then V0 by VI मुझे कैलकुलेट करना है, तो what is the value of V0 by VI becomes minus RF by R1। और जैसा कि आप जानते हैं V0 by VI, now what is that? This is output voltage by input voltage, यानी output voltage by input voltage। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं गेन। और जो हम वोल्टेज में फाइंड आउट करें तो ये क्या हो गया, एक तरह से वोल्टेज गेन, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AV, एंड दिस इज गिवन बाय माइनस RF बाय R1। दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन। नाउ अब ये मैंने आउटपुट कैलकुलेट कर लिया कि V0 की वैल्यू अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करनी तो V0 की वैल्यू क्या आती, V0 की वैल्यू हो जाती माइनस RF बाय R1 इंटू VI, माइनस RF बाय R1 इंटू VI। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तब भी ये स्टेप है, आपने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। आपको गेन कैलकुलेट करने के लिए आता है तो V0 बाय VI कैलकुलेट कर दीजिए, AV इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 हो गया।
नाउ एक जो चीज मैंने बोली थी कि व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मैं इसे इन्वर्टिंग क्यों बोल रहा हूँ। अब अगर हम इसे देखें, सपोज फॉर एन एग्जांपल हियर द वैल्यू इज 2 ohm फॉर एन एग्जांपल एंड हियर द वैल्यू इज 1 ohm, ओके, एंड यू हैव इनपुट 5 वोल्ट। नाउ पुट द वैल्यू ओवर हियर, सो क्या मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू -2/1 -2/1 इंटू वी आई हमने कितना लिया 5, so what will we get -10, so what is the output is there -10, so see now output is amplified, 5 वोल्ट का कितना हो गया 10 वोल्ट, बट देयर इज अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया था, दैट्स व्हाई जो मेरा इनपुट था उसका फेज चेंज हो गया 180 डिग्री एंड दैट पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इनपुट बिकम्स अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ -5 कंसीडर करेंगे तो -5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा +10, तो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कि एम्पलीफाई भी हो रहा है और साथ में आपका वैल्यू मतलब साथ में आपका नेगेटिव साइन जो है या फेज चेंज भी हो रहा है बाय 180 डिग्री, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सिमिलरली अभी आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से बन जाएगी। अभी जो नेक्स्ट हम करने वाला है जैसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो जैसे आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले वही बेसिक सर्किट, ऑप एम्प सिंबल, सप्लाई, ग्राउंड, आउटपुट एंड देन फीडबैक रजिस्टर RF, इनपुट रेजिस्टेंस R1। ओके, नाउ we have to make this non-inverting। तो non-inverting कैसे बनेगा, now this is the non-inverting terminal, तो मैंने इनपुट वोल्टेज कहाँ अप्लाई करी है non-inverting इनपुट पे, और जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है this will directly grounded, okay, so again we have to calculate this output voltage और इसी से हम प्रूव करेंगे गेन, ठीक है, और इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे काम कर रहा है। सो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेशन के कितने स्टेप थे, स्टेप 2 थे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, दिस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज, तो नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज मैंने कितनी काउंट करी VA, अब ये VA किसके इक्वल होगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है अब की बार, नाउ दिस टाइम इज VI, सो अब की बार मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, VA इज इक्वल टू VI ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मुझे नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है एंड दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली आपने लिखना है कि हियर ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट द VA इज इक्वल टू VI। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज इस नेगेटिव टर्मिनल पे हम क्या अप्लाई करते हैं, KCL। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या अप्लाई करना है, KCL। तो जैसे कि हमने पहले वाली एप्लीकेशन में भी किया, नेगेटिव टर्मिनल जो ऑप एम्प का है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मैं जनरली यही एप्लीकेशन रखता हूँ, अजम्पशन रखता हूँ कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। सो मेरे पास एक नोड है, मैंने इसको इनकमिंग मान लिया, मैंने इसको आउटगोइंग मान लिया, तो मेरे लिए डायरेक्ट KCL लग जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। यहाँ पे केवल सिंगल ब्रांच है तो इसलिए सम में केवल I1 ही आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, इनिशियल वोल्टेज, नाउ दिस टाइम इनिशियल वोल्टेज इज 0 minus final voltage is VA, so 0 minus VA divided by this R1, ठीक है, 0 minus VA divided by R1 is equal to I2 value is initial voltage is VA minus final voltage is V0 divided by RS, so VA minus V0 divided by RS, okay। now this time VA is equal to VI है, तो जब यहाँ पे VA के टर्म दो तरफ हैं, आप इन लोगों को एक तरफ ले आएंगे, तो ये लिखा जा सकता है VA by RF। अगर VA by R1 की टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस V0 by RF वाले टर्म को नेगेटिव हाफ पे ले आएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मींस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ओके। फ्रॉम दिस अगर आपने इस VA को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे VA कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे मैंने VA को कॉमन ले लिया, दिस कैन बी रिटन एज 1 by RF प्लस 1 by R1 इज इक्वल टू V0 by RF, ठीक है। यहाँ आपने RF की मल्टीप्लाई कर दी, तो RF की मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस RF by R1, ठीक है। और VA की वैल्यू कितनी है VI, सो दैट विल रिटर्न एज V0 इज इक्वल टू VI 1 प्लस RF by R1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। अगर मुझे गेन चाहिए तो V0 by VI कितना होगा गेन, 1 प्लस RF by R1। तो सी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना आया था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आया था माइनस RF by R1, वहीं पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना है 1 प्लस RF by R1। These two formulas are very basic
बिकॉज ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये मान लीजिए आपके आईसी के अंदर मोस्ट ऑफ द सर्किट में अप्लाई होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट, गेन कितना होता है, ठीक है। अब नाउ इस आउटपुट वोल्टेज से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। जी हाँ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। वही मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे आपका 1 ओम एंड द इनपुट सप्लाई है सपोज 5 वोल्ट। तो जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 2 / 1 + 2 / 1 इट विल गिव्स मी 3 एंड मल्टीप्लाई बाय VI, तो मल्टीप्लाई बाय VI कर दूंगा तो कितना VI है मेरे पास 5, तो दैट विल बिकम 15 वोल्ट आउटपुट। तो दैट मींस मेरा आउटपुट एम्पलीफाई भी हो गया और उसका कोई फेज चेंज नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी है। सिमिलर केस पे इस पे न्यूमेरिकल पुटअप हो सकता है, क्वेश्चन लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस सर्किट। तो कैसे बन सकता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्वेश्चन से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से बनती है एक एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड द यूनिटी फॉलोवर। तो यूनिटी फॉलोवर क्या है, अभी हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब अगर इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर मैं इस RF को कर दूं इन्फिनिटी और R1 को कर दूं इन्फिनिटी और RF को कर दूं 0, R1 को कर दूं इन्फिनिटी और RF को कर दूं 0, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, यूनिटी फॉलोवर। कैसे, ये देखिए यहाँ पे R1 आपका इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब होता है आपका ओपन सर्किट, तो ये R1 आपका यहाँ से सर्किट से खत्म, दिस इज ओवर। और RF इक्वल्स टू आपने 0 किया तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो दिस विल बिकम शॉर्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अगर आप इस सर्किट को उसी तरह से एनालिसिस करने की सोचें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल पे हम वोल्टेज मानते थे VA, तो ये VA किसके इक्वल होगा, ये VA इक्वल टू होगा इस VI के एज पर द वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। और जब आप यहाँ पे KCL कंसीडर करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक ही करंट है, एक ही ब्रांच है, कोई ड्रॉप भी नहीं है यहाँ पे, तो यही वोल्टेज VA कहाँ कर हो जाएगी, ये वोल्टेज VA आपकी V0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अल्टीमेटली V0 किसको फॉलो कर रहा है, V0 VA को फॉलो कर रहा है, और VA किसके इक्वल है, ये अल्टीमेटली VI के इक्वल है। सो दैट मीन्स अगर मैं सारी की सारी कहानी करूँ तो V0 किसे फॉलो कर रहा है, V0 VI को फॉलो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिटी फॉलोवर, और वी कैन से वोल्टेज फॉलोवर, कि आपकी इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड सिंपली आपका यूनिटी फॉलोवर। ओके, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो लाइक दिस, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। लाइक हियर वी हैव गिवन द ऑप एम्प इज यूज्ड इन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड विद R1 इज इक्वल टू दिस एंड RF इज इक्वल टू दिस। मुझे R1 की वैल्यू गिवन है, मुझे RF की वैल्यू गिवन है। नाउ इफ द सप्लाई वोल्टेज इज प्लस 15 वोल्ट एंड RMS इनपुट वोल्टेज इज 20 मिलीवोल्ट, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इन ईच केस। मतलब आपको इन्वर्टिंग केस में आउटपुट क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग के केस में आउटपुट क्या होगा, दोनों ही कंडीशन मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन R1 हमारे पास कितना है, RF हमारे पास कितना है, और इनपुट वोल्टेज मेरे पास कितनी है, तीन चीजें गिवन आ गई। अब अगर मैं इन्वर्टिंग मोड की बात करूंगा, सो फॉर इन्वर्टिंग मोड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जी हाँ, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अगर हम केस करते हैं तो V0 की वैल्यू होती है -RF/R1 इंटू VI। नाउ RF की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू 2 और इनपुट वोल्टेज इज 20। नाउ रिमेंबर दिस गिवन रेजिस्टेंस इज इन किलो ओम, दिस रेजिस्टेंस इन किलो ओम, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किलो को किलो में ही रहने दिया, मैंने कन्वर्जन नहीं करी है। बट सिंपलेस्ट प्रोसीजर होता है, आप हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करके लाते हो, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कन्वर्ट करके लाते हैं ओम्स में। तो ये बेसिकली लिखा जाएगा 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³, सो दैट बिकम्स, एक तरह से 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया एंड दैट बिकम्स 50, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने 10⁻³ नहीं लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है 20 मिलीवोल्ट, तो मिलीवोल्ट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस 10⁻³ so basically the answer becomes 50 into 20,000 into 10⁻³, जिसमें ये आपका लिखा जो है मैंने यहाँ पे 1000 into 10⁻³, so ये 10⁻³ आपको कैंसिल आउट होने के बाद कितना बच जाएगा, -1 वोल्ट। so output is -1 वोल्ट in case of inverting configuration। और जब नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे देन वी हैव द फॉर्मूला 1 + RF/R1 into VI। तो यहाँ पे फिर से हमने 1 + RF/R1 की वैल्यू लिखी, मैंने कन्वर्जन नहीं किया, बट हियर VI is equal to 20 into 10⁻³ आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 1.02 वोल्ट। नाउ चेक द सिमिलर थिंग, आपने क्या किया, आपने 20 वोल्ट है, 20 मिली वोल्ट है, उसे आपने 1 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ने, यानी एम्पलीफाई तो हुआ बट साइन चेंज हो गया,
ठीक है। सिमिलरली 20 मिली वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू 1.02 वोल्ट, तो आपका एम्पलीफिकेशन है, इनपुट सप्लाई इज एम्पलीफाइड, बट यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनपुट आपने आउटपुट भी यहाँ पे मिला। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन अ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सो आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन इजिली से कि व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, हमने उसका ब्लॉक डायग्राम स्टडी कर लिया, हमने उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर ली, हमने उसका सिंबल यूज करना सीख लिया कि कैसे सिंबल बनता है। देन द मेन एप्लीकेशंस दैट वी फॉलोड एट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड यूनिटी फॉलोड। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं इनके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, सर्किट बना हुआ हो सकता है जिसका आपको आउटपुट कैलकुलेट करना हो, या जो मैंने अभी लास्ट में न्यूमेरिकल लिया उस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ओके, सो आगे जाने से पहले इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज पूरे सब्जेक्ट का बेस है ये लेक्चर। अगर आपको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नहीं समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा कि इन्वर्टिंग क्या होता है या नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है। तो ये बेसिकली दो सर्किट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। सो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।